ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज में क्या अंतर रहता है? सो ब्रेन हैमरेज, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक दो किस्म के होते हैं। सबसे जो कॉमन है, सबसे जो देखा जाता है मोस्टली लोगों में, है इस्कीमिक स्ट्रोक। तभी हम ब्रेन स्ट्रोक उसी को मानकर चलते हैं, जो कि 70 से 80% लोगों में होता है, जिसमें कि खून का धब्बा, चाहे वो हार्ट से गया हो, चाहे वो गर्दन से गया हो, चाहे बॉडी में वैसी टेंडेंसी होती है कई बार खून के धब्बे बनने की, तो नस नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। जब ब्रेन की नाड़ी ब्लॉक होती है तो खून बंद हो जाता है, और वो बंद होने की वजह से वो एक एरिया ब्रेन का वहाँ पर डेड हो जाता है। वो जो डेड ब्रेन का एरिया, उसको उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, जैसे राइट साइड ऑफ ब्रेन है तो लेफ्ट साइड रुकेगी, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन अगर पे आघात होता है तो राइट साइड रुकेगी। तो ये, और साथ में अगर लेफ्ट साइड का खासियत ये है कि लेफ्ट साइड की अगर ब्रेन इन्वॉल्व होती है तो आवाज भी चले जाती है। सो आमतौर पे देखा जाता है कि राइट साइड के जो वीकनेस है या अधरंग है, उसके साथ आमतौर पे लोगों की आवाज भी चले जाती है। उनकी आवाज कई बार लोगों की समझने की क्षमता भी चले जाती है, कि किसी की लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, एफेजिया कहते हैं उसको। सो ये जो कारण, ये सबसे बड़ा है। जो हैमरेज है, जैसे आपने पूछा, वो एक इसका रिवर्स है कि खून धब्बा में तो कम हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड चले जाता है जी। जैसे ब्लड प्रेशर किसी का अनकंट्रोल्ड है, वो ठीक ध्यान नहीं दे रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो वो जो खून बहुत ज़्यादा, दौरा ज़्यादा बढ़ने से खून नस एक फट सकती है। जो नाड़ें फटेंगी तो उसका सारा ब्लड ब्रेन में फैलता है, और उससे जो चेंजेस आती हैं, प्रेशर आता है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। वो ज़्यादा जल्दी जानलेवा होता है क्योंकि एकदम प्रेशर ब्रेन का बढ़ता है। सो ये दोनों कारण हैं। हैमरेज के भी कारण तो वही हैं, पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है उस टाइप ऑफ स्ट्रोक में। उसका कंट्रोल तभी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल की भी बात आपने की और किस तरह से इसमें बढ़ोतरी हुई है ब्रेन स्ट्रोक में, तो क्या जो डिफरेंट स्ट्रेटा हैं सोसाइटी के, उसके ऊपर भी कोई स्टडी हुई है कि ये संभ्रांत जो लोग हैं, जो हायर क्लास मानी जाती है, उसमें अधिक होता है या किसी भी क्लास में होता है? देखा जाए तो इनफैक्ट ऐसी कोई स्टडी में देखा नहीं गया है, सब किस्म के लोगों में होता है। और इनफैक्ट ये तो ज़्यादातर उनमें ज़्यादा देखा जाता है जो एक्सरसाइज कम करते हैं, और वो ऊपर की श्रेणी के लोगों में ही है, जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, उनमें ही ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि जिनमें ज़्यादा आपको सहूलत जिन लोगों को मिलती है, फिर वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। जी जी। आपने ही देखा होगा कितना फ़र्क पड़ गया है हमारे चंडीगढ़ शहर में ही, इतने लोग अब अनफिट हो गए हैं जी। ओबेसिटी, वेट गेन कितना ज़्यादा हो गया है। पहले हमारा शहर ज़्यादा फिट होता था जब लोग चलते थे। जी जी। तो अब गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, और फूड हैबिट्स बदल गए हैं। तो जितना आपके पास पैसा ज़्यादा होगा या क्षमता ज़्यादा होगी अच्छा खाना खाने की, वो अच्छा खाना तो कम होता है, फैट वाला ज़्यादा होता है, जंक फूड खाने का। तो जैसे यूथ है आज का, उनको इजी खाना, घर का खाने के बजाय बाहर खाने का शौक है, तो वो बाहर का खाना खाते हैं। उसमें फैट होता है, उसमें प्रेजर्वेटिव होते हैं। वो तो रिसर्च ने क्लियरली दिखाया कि वो बहुत ही मेजर कारण है जिसकी वजह से ये स्ट्रोक का रिस्क या लाइफस्टाइल चेंज होता है। सबसे बड़ा एक और जो कारण इमर्ज हो रहा है, जो कि मैं पहले बात करना भूल गया, इस बाकी हैबिट, जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बहुत बड़ा कारण है जिससे हार्ट अटैक भी होते हैं और स्ट्रोक भी होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वो हार्ट अटैक भी करता है, सेम कारण करके वो स्ट्रोक भी करते हैं, क्योंकि उससे स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर का कंट्रोल खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या है कि जो नाड़ियां हैं गर्दन की, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है वो तेजी से जमता है, और फिर स्ट्रोक होने का चांस होता है। तो ये भी लाइफस्टाइल चेंज है। लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ई सिगरेट्स पे काफी वो बंद हो रही हैं। उससे भी, उसमें लंग डैमेज ज्यादा था, जो कि पहले सोचा था कि उससे कोई डैमेज नहीं होता। देन ड्रग्स, बहुत सारा यूथ अब ड्रग्स के शिकार में है, एंड ड्रग्स भी एक बहुत मेजर कारण है जो कि इग्नोर किया जाता है। बट उसके, क्योंकि सीधा ड्रग का सीधा कोरिलेशन है। ड्रग का ओवरडोज हुआ, साथ ही नसें जो हैं ब्रेन की भी, हार्ट की भी, वो सुंगड़ जाती हैं, वो एकदम ही स्पैज़म में जा सकती हैं, और उसके विपरीत ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नसें फट भी सकती हैं। सो काफ़ी सारी ड्रग्स के साथ स्ट्रोक्स भी होते हैं। वो भी हमने देखे हैं, कई अब्यूज़ करते हैं अपनी एक्सरसाइज में। बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे लोग, प्लेयर्स होते हैं जिनको, या फिर बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनको दवाइयाँ दी जाती हैं। वो दवाइयाँ, उनको उस वक्त तो लग रहा होता है कि जी हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है, बट अगर वो डोज ज़्यादा दिया जाए, उसके कारण भी स्ट्रोक होते हैं, और बहुत मेजर कॉज है वो स्ट्रोक। डॉक्टर धीरज खुराना, आपने बचाव भी एक तरह से बता दिया कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है ब्रेन स्ट्रोक से, और जिसे ब्रेन स्ट्रोक हो ही गया और टाइमली उसे पहुंचा दिया जाता है हॉस्पिटल में, तो उनके लिए कौन कौन सी लेटेस्ट क्योर की जो टेक्निक्स हैं वो उपलब्ध हैं आजकल?
आपने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा है। तो हम पिछले 15 सालों से ये ब्रेन स्ट्रोक का प्रचार कर रहे हैं कि कैसे बचना है, कैसे बचना है, कैसे बचना है और कैसे इलाज करना है। तो इन 15 सालों में, 20 सालों में अभी तक हमारे पास एक ही दवाई थी जो कि ये क्लॉट को डिसॉल्व करती है, या क्लॉट को जब हो जाए तो उसको ख़त्म कर देती है, जो कि इसको हम एक्टिलाइज कहते हैं या टीपीए कहते हैं। टीपीए जो है ये पहले 3, 3.5 या 4, 4.5 घंटे में ही दिया जा सकता है। काफ़ी साल तक तो हमारे हाथ में एक ही औजार था। तो अब रिसेंटली पिछले 3-4 साल में 2015 से, उससे पहले रिसर्च चल रही थी इन चीज़ों पे, पर अब 15 से ये एक नया हमारे हाथ में एक और औजार आया है जिसको थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इसके साथ हमारा जो इलाज करने की क्षमता है कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये क्या मतलब है, एक तो हमारे पास टाइम बढ़ गया है, हम अब 24 घंटे के अधरंग में भी इलाज कर सकते हैं। जी जी। तो 24 घंटे में अगर किसी को हिम्मत नहीं हारनी, पर ये भी नहीं कहते कि अगर आपको अधरंग हो गया तो बर्बाद करो टाइम, वेट करते रहो। वेट करना तो बिल्कुल ही एक खराब चीज़ है, क्योंकि जितना जल्दी इसका इलाज किया जाए उतना ही चांस होता है कि रिकवर पूरा करेगा मरीज। तो जो ये थ्रोम्बेक्टमी है, इसमें क्या करते हैं कि एक कैथेटर या एक जैसे एंजियो करके, जिस तरह से हम हार्ट का स्टेंटिंग करते हैं, उसी तरीके से एक स्टेंट लेकर जा सकते हैं ब्रेन के अंदर। स्टेंट जो है उस खून के धब्बे को पकड़ लेता है और फिर बाहर खींच लेते हैं जी। तो ये बहुत ही मेजर एक डेवलपमेंट, आई वुड से रेवोल्यूशन है, जो कि अधरंग के इलाज में आ चुकी है दुनिया भर में। और खुशकिस्मती ये है कि वो सब इलाज इंडिया में भी हो रहे हैं। चंडीगढ़ में पीजीआई में भी होता है और कई और दूसरे सेंटर्स में भी चंडीगढ़ में हो रहा है। तो ये थ्रोम्बेक्टमी की होने से हमारे पास एक एक्स्ट्रा पावर आ गई है कि हम 24 घंटे तक, इसका पॉसिबिलिटी है कि हम इसको इलाज कर सकते हैं, बचा सकते हैं मरीजों को। मरीज के चांसेस कितने रहते हैं बचने के, और उसके उपरांत जो लोग बच जाते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन किस प्रकार से की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अब देखा जाए जी, जैसे मैंने कहा था कि हमारे देश में काफ़ी इसका जो प्रचार है, देश में काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्ट्रोक है। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है जहाँ स्ट्रोक्स हो रहे हैं। करंट कैलकुलेशंस के हिसाब से साल के अंदर 18 लाख लोगों को स्ट्रोक होता है, 1.8 मिलियन, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अमेरिका से डबल है जो अमेरिका का फिगर है, उससे 2 गुना से ऊपर है ये। और अगर इसमें से देखा जाए, इनमें से 1/3 लोग, 1/3, मतलब कि 6 लाख लोग, वो उसमें से एक्सपायर हो जाते। तो ये बहुत ही मेजर कारण है, और वो इसलिए होते हैं कि या तो वो सही टाइम पे ट्रीट नहीं किए जाते हैं, और ट्रीट ना किए जाने के बाद उनको केयर नहीं मिलता, जैसे आपने रिहेबिलिटेशन। सो अगर प्रॉपर केयर और रिहेबिलिटेशन भी नहीं मिलती तो एक मेजर कारण है कि उसके जो स्ट्रोक का मरीज है उसकी डेथ हो सकती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। सो द सबसे प्रॉपर जो उसका तरीका है रिहेबिलिटेशन का, केयर का है, वो एक तो उसकी वर्जिश करनी बहुत ज़रूरी है। देन जो उसका केयर है वो उस पर निर्भर करता है कि कितना उसको डैमेज हुआ है। अधरंग कई किस्म के हो सकते हैं, उसकी सिवेरिटी कई को कम होती है, कईयों को ज़्यादा होती है। जो अगर तो एक माइल्ड स्ट्रोक हुआ है जिसमें इंसान चल पा रहा है स्ट्रोक के एकदम बाद, तो वो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल ही बेड पर हो गया है, आ गया है, उसको केयर 24 घंटे की ज़रूरत है, वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोफेशनल केयर की ज़रूरत पड़ती है, एटलीस्ट पहले हफ्ते 2 हफ्ते जी। तो क्योंकि हर मरीज़ को ये हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं मिल सकता, तो घर पे इसका इलाज इस तरह से किया जा सकता है। एक तो जो दवाइयाँ दी हैं वो टाइम पे देनी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी। देन उनका जो देखभाल है, उनका बेड सोर नहीं होने देना जी, सही टाइम पे उनका साइड बदलनी है। और फीडिंग सबसे ज़रूरी का जो फीडिंग, कई मरीज़ जो होते हैं खासकर जो बेड पे लेट जाते हैं स्ट्रोक के बाद, उनका खाने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक नाली डाली जाती है, फीडिंग ट्यूब डाली जाती है। तो उसको कैसे फीड करना है वो उनको सीखना चाहिए और वो प्रॉपर फीडिंग देनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम एटलीस्ट कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉलोइंग दैट, कॉम्प्लिकेशंस के बाद फेज आता है रिहेबिलिटेशन का, जो कि हम पहले दिन से ही शुरू करते थे, दूसरे तीसरे दिन से। सो रिहेबिलिटेशन में आता है कैसे उनकी वर्जिश करनी है, कैसे उनको बिठाना शुरू करना है। सो रिहेबिलिटेशन, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग रिहेबिलिटेशन के हमारे यहाँ पर सर्विसेज हैं, बहुत डेफिशिएंट है इंडिया में। तो जहाँ पर एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन अवेलेबल है, वहाँ पर लोगों को जाना चाहिए, एक रिहेबिलिटेशन सीखनी चाहिए, और कैसे धीरे धीरे अपना फंक्शन रीगेन करना है। रिहेबिलिटेशन वही सिखाता है कि जो लॉस्ट फंक्शन है, जो अंग जो है चलना बंद हो गया है, उसको कैसे दोबारा से हमने फंक्शन में लेकर आना है। तो धीरे धीरे इंसान को हम इतनी क्षमता देने की कोशिश करते हैं कि वो वापस अपने काम पर जा सके, सोसाइटी का एक हिस्सा बन सके और एक यूजफुल हिस्सा बैक टू सोसाइटी आ सके।
जी। और डॉक्टर धीरज खुराना, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव ला के रखें, और योगा की जिस तरह से इम्पोर्टेंस कही जाती है, क्या ये इसमें सहायता देता है स्ट्रोक से बचने के लिए? आपका संदेश क्या रहेगा? मेरा संदेश तो केवल एक ही है जो सारे विश्व में फैलाया जा रहा है कि बचकर रहें अधरंग से। चाहे आप एक्सरसाइज करें, योगा भी बिल्कुल बेनिफिशियल है, डेफिनेटली करना चाहिए। योगा इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एक्सरसाइजेज जो कि आजकल काफ़ी प्रचार भी है, पर लोगों को टाइम निकालना है उसके लिए। लोग अपने सेहत के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। एक्सरसाइज रोज़ करें, स्मोकिंग ना करें, ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज करें। ये 3 चीज़ों से ही आपका 50% 60% आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि डोंट बी द वन, यू शुड अवॉइड अ स्ट्रोक एंड टेक अ प्लेज कि आप स्ट्रोक से बचकर रहेंगे। और उस प्लेज के साथ साथ अपने आप को फिट रखें, प्रॉपर फूड खाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और ना केवल खुद फिट रहें, अपने आसपास अपने परिवार को फिट रखें, अपनी सोसाइटी को फिट रखें। जी। तो श्रोताओं, आपको भी बहुत महत्वपूर्ण